फ्लूइड समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझनी है आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि फ्लूइड की डेफिनेशन ही अब हम वहां से डिराइव करेंगे। यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूं एक ऐसी बॉडी पे जो डिफॉर्म कर सकती है। डिफॉर्म मतलब समझते हैं, जिसका शेप बिगड़ सकता है, ठीक है। ये देखने के लिए बेस्ट एग्जांपल है, कोई आप घर पे एक मोटी किताब लीजिए, बहुत मोटी सी कोई थिक सी बुक ले लीजिए और उसको ऊपर की तरफ से हल्का सा फोर्स लगाइए, टेंजेंशियल फोर्स लगाइए। रेक्टेंगल की जगह वो फिर एक पैरेललोग्राम का शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया है। अगर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर, देखिएगा ध्यान से, ये टर्म समझिएगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सरफेस का बाय एन अमाउंट इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, देन वी से कि एक टाइप का फोर्स जो कि टेंजेंशियल टू द सरफेस है, वो अगर किसी बॉडी के शेप को बिगाड़ दे इस तरीके से, तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या डिफाइन करते हैं? शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम आगे जाके इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़ते हैं, लेकिन अभी पहले मैं आपको शियर स्ट्रेस के बारे में बता दूं। शियर स्ट्रेस वर्ड तब यूज होता है जब एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के कारण बॉडी के शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए, चेंज आ जाए, ठीक है। तो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एक्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। ये जो एरिया होगा, ये देखो, ये फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर कुछ एरिया रहा होगा ना, ये लेंथ L है, तो पीछे भी कुछ लेंथ रही होगी अगर ये क्यूबॉइड है, तो समझ रहे हो ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है, तो एक अंदर और डायमेंशन रहा होगा। तो फोर्स, ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। इसे शियरिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा फोर्स है, हमेशा याद रखेंगे आप, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। अब जैसे ही आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी शेप पे वापस आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है पूरी तरीके से आ जाए, हो सकता है पार्शियली आए, वो डिपेंड करता है बॉडी की इलास्टिसिटी पे। अपन इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए शियर स्ट्रेस वर्ड याद रखेंगे। टेंजेंशियल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। फ्लूइड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, आपने छोटी क्लासेस में किया है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को आप डिफाइन करते थे, तो लिक्विड्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते थे कि जिस भी कंटेनर किसी भी भगोने के अंदर डालो तो उसी का शेप एक्वायर कर लेता है। यही तो डेफिनेशन होती थी, बिल्कुल। और फिर आप जब थोड़ा 11th में आए तो फिर आप कहते थे, केमिस्ट्री में कहते थे कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात होने लगती थी, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से तो कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है। हम थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करेंगे। फ्लूइड्स वो होते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो। नो, ये तो बचकानी डेफिनेशन है। एनीथिंग व्हिच कैनॉट withstand, जो सह नहीं सकता शियर स्ट्रेस को, जो शियर स्ट्रेस सह ना पाए, वो होता है फ्लूइड, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस सह ना पाए इसका मतलब क्या है, समझिए कि अगर मैं मान लेता हूं कि ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड कुछ ऐसा सा है। लिक्विड ऐसा सा रह सकता है क्या? उसका फ्री सरफेस ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है भाई? मैं बताता हूं, क्योंकि लिक्विड वो है जो शियर स्ट्रेस ना झेल पाए। आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए और उसका मास ले लीजिए dm। व्हाट इज dm? dm इज द मास ऑफ छोटा सा फ्लूइड का एलिमेंट। तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कितना? dmg। क्या उसके आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? dm g cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? dm g sin थीटा। क्या ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है? ये टेंजेंशियल ही तो होता है। सरफेस के टेंजेंट के अलोंग अगर आपने एक फोर्स लगा दिया है, टेंजेंशियल अप्लाई कर दिया, तो लिक्विड इसे झेल नहीं पाता, और इस dmg sin थीटा की वजह से ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि ये शियर स्ट्रेस जीरो ना हो जाए। कब तक, कब जीरो हो जाएगा? मान लो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है जब वो ऐसा हो जाएगा, तब आप यहाँ पर dm एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ dmg लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री कहता हूं, तो यहाँ क्या कंपोनेंट आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा dmg cos 0 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? sin 0 या cos 90 कह दो।
यहाँ पे डीएमजी का यहाँ कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा ना। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस गायब हो गया, अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस गायब हो गया तो लिक्विड फ्लो करना बंद कर देगा। तो समझ गए। अब आप 11th आप बड़े बच्चे हो गए, तो बड़े बच्चे which acquires the shape of container which can flow, ये वाली डेफिनेशंस नहीं कहेंगे। अब आप बड़े बच्चे हैं, आप कहेंगे anything which cannot withstand shear stress is known as fluid। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। अब एक बात और याद रहे, दिस इज नोन एज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का फ्री सरफेस होता है। लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो इफेक्टिव ग्रेविटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो इफेक्टिव ग्रेविटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये इफेक्टिव ग्रेविटी का यहाँ मतलब अभी आप इफेक्टिव भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, आगे जाके मैं और इलैबोरेट करूंगा, जब और एग्जांपल्स लेंगे तब पता चलेगा इफेक्टिव ग्रेविटी क्या कह रहा हूं। फ्री सरफेस जो है हमेशा ग्रेविटी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा तो डीएमजी का एक कंपोनेंट आ जाएगा। अगर वो कंपोनेंट आ जाएगा तो लिक्विड बहने लगेगा। कब तक बहने लगेगा, जब तक वापस फ्री सरफेस परपेंडिकुलर सेटल डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो ये लिखिएगा, पहले लिखिएगा, फ्लूइड्स आर एनीथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियर स्ट्रेस and they begin to flow under the action of shear stress. They flow till shear stress becomes 0. और एक बात और याद रखनी है आपको, the free surface of a liquid at rest, the free surface of a liquid at rest is always perpendicular to effective gravity. Effective gravity के हमेशा perpendicular होगा। अच्छा, लिक्विड के कंटेक्स्ट में कुछ टर्म्स डिफाइन होती हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज डेंसिटी। आप लोग जानते हैं व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बहुत आसान सी बात है, केजी पर मीटर क्यूब में भी आप डिफाइन करते हैं या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वाटर की डेंसिटी की क्या ली जाती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वी आल्सो डिफाइन अलग अलग लिक्विड्स के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी जब हम वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी स्पेसिफाई करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डिफाइन होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी, ऐसा इसलिए कहा गया 4 डिग्री सेल्सियस पे क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, 4 डिग्री से टेम्परेचर घटा देंगे या 4 डिग्री से टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो डेंसिटी जो है वो घटती है। याद रहे, डेंसिटी घट जाएगी दोनों केसेस में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। फ्लूइड्स में हम गैसेस को इंक्लूड करेंगे जी, फ्लूइड्स में जी 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 करेंगे। हाँ, एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। गैसेस का अपन जो है ना पूरा एनालिसिस वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल लिक्विड्स चलेगा अभी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। हाँ, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए आपने 4 डिग्री वाला। 4 डिग्री वाला ये मैंने बताया है कि वाटर की डेंसिटी, ये थर्मल फिजिक्स में आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर का स्केल डिफाइन करेंगे डिग्री सेल्सियस में और यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये बहुत ज्यादा मैंने बंद कर दिया इसको, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। 0 डिग्री पे थोड़ा कम हो जाएगी और 4 डिग्री के बाद अगर आप जाएंगे वापस डेंसिटी घटने लगेगी। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहते हैं।
थर्मल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए याद रख लें बस कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हम यहाँ वाटर की डेंसिटी उठाते हैं। स्टैटिक्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं लिक्विड जो है वो रेस्ट कंडीशन पे, लिक्विड किसी पाइप या किसी नदी में फ्लो नहीं कर रहा है, वो रेस्ट कंडीशन पे, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर दिख रहा है आपको, और कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जो 0 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे है उसके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी होती है। ये आपने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा अभी तक तो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां गैसेस के लिए भी आप यही कहते थे कि अगर 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है तो उनके पास थर्मल एनर्जी है, वो इधर-उधर रैंडमली जा रहे हैं। इसी तरीके से ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे कुछ थर्मल एनर्जी रखते हैं और दे विल बी मूविंग अबाउट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ऐसा करते करते क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है, वो जैसे ही वो कंटेनर की वॉल को हिट करेगा, है ना, किसी वेलोसिटी के साथ वो हिट कर सकता है, तो वो अपना कुछ मोमेंटम जो है कंटेनर की वॉल को ट्रांसफर कर देगा। यही चीज आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ी होगी, डेरिवेशन करवाते थे प्रेशर का, 1/3 ऑफ रो इनटू v rms का स्क्वायर, याद है आपको? तो ये वही वाला फॉर्मूला, जैसे अपन उसमें भी आप यही तो करते थे कि एक वॉल से मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाते थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर भी यही है कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स, और अगर फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो वही चीज क्या हो जाती है, प्रेशर। तो दिस इज द कॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे क्या एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए व्हेनेवर, एक बार प्रेशर और शियर स्ट्रेस में डिफरेंस बता। हाँ एक ही बात है। देखो शियर स्ट्रेस जो होता है ना वो एक्चुअली प्रेशर ही है। अब वो अलग अलग केसेस में उसका नाम अलग अलग पड़ गया, एक शियर स्ट्रेस भी होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है, एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी होता है। जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है वो प्रेशर होता है हमारे केस में। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, जब आप इलास्टिसिटी चैप्टर में जाएंगे तब आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 टाइप के ये स्ट्रेस होते हैं, जिसमें से ये जो प्रेशर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक, जहाँ पर लिक्विड के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अभी बताएंगे उसके बारे में भी। लिख लीजिएगा whenever a liquid is placed in a container, whenever a liquid is placed in a container, जब भी कोई लिक्विड कंटेनर के अंदर प्लेस किया जाता है तब क्या होता है, whenever a liquid is placed in a container, the molecules move randomly, the molecules move randomly, the molecules move randomly due to thermal energy. The molecules move randomly due to thermal energy. Due to thermal energy. Full stop. They strike the walls of the container. They strike the walls of the container and transfer some momentum. And transfer some momentum to the walls, and transfer some momentum to the walls, transfer some momentum to the walls. This momentum transferred per unit time, this momentum transferred per unit time, momentum transferred per unit time, per unit area accounts for the pressure exerted by the liquid, accounts for the pressure exerted by the liquid, accounts for the pressure exerted by liquid, accounts for the pressure exerted by liquid. तो देखिए प्रेशर आप हमेशा किस तरीके से लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया से, है ना। अब यहाँ ध्यान रहे, बहुत बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है
तो मैं यहाँ पर पहले कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ कि जब हम फोर्स और एरिया की बात कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल सीधा सीधा कोलाइड ना कर रहे हो, या फिर मैं कह देता हूँ कि लेट अस से एक सरफेस था इस तरीके का और ये वाला जो एरिया है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कह दिया ए है। अगर मैं फोर्स इस तरीके से लगा रहा हूँ तो क्या करना चाहिए, प्रेशर जब मैं लिखूंगा तो प्रेशर में कौन सा फोर्स और कौन सा एरिया मुझे लेना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं या फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया लिख सकते हैं या दोनों लिखना पॉसिबल है, दोनों ही चीज सही है। देखो ऑप्शन होता है ना, जैसे अपन टॉप में क्या लिखते हैं r परपेंडिकुलर इनटू f भी लिख देते हैं या r इनटू f परपेंडिकुलर, दोनों में से कुछ भी चीज लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या चीज होती है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेटर से चलो मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ ना, फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये रहा इतना इतने एरिया पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपने कहा अच्छा ये एंगल थीटा है तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसके परपेंडिकुलर वाला, इस फोर्स के परपेंडिकुलर वाला ये एरिया में उठा लूं, ये एरिया a है, ये थीटा है, ये बाकी का बचा हुआ कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एरिया कितना हो गया a cos थीटा, ये हो गया आपका f। तो क्या प्रेशर को ऐसा लिखा जाना चाहिए कि दिस इज f अपॉन a cos थीटा, या फिर मुझे फोर्स के टुकड़े करने चाहिए कि लेट अस से ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, तो यहाँ हो जाएगा f cos थीटा और यहाँ हो जाएगा f sin थीटा, ताकि एरिया अगर पूरा का पूरा एरिया तो वही का वही ले, किसके टुकड़े कर दें फोर्स के, तो प्रेशर को f cos थीटा डिवाइडेड बाय a लिखा जाए। इन दोनों में से क्या सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, ये आपको बताना है। क्या दोनों लिख सकते हैं या फिर कोई भी एक लिख सकते हो, आप जो एक लिख सकते हैं तो कौन सा लिख सकते हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। आप हमेशा प्रेशर किस तरीके से लिखते हैं, एरिया तो पूरा लिया जाता है, पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट लिया जाता है और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वाला लिया जाता है, याद रखेंगे आप। तो विच वन इज करेक्ट, ये वाला इज करेक्ट। तो रिमेंबर प्रेशर जब भी आप याद रखेंगे तो आप ऐसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का टुकड़ा नहीं करेंगे। जैसे एक और चीज मैंने आपको बता रखी है कि किस चीज में जो है बस एक ही का कंपोनेंट कर सकते हैं दूसरे का नहीं कर सकते, ओमेगा, इफ यू रिमेंबर ओमेगा, याद है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है v अपॉन r, है ना, v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन r, वहां r का कंपोनेंट नहीं किया जाता, किसका कंपोनेंट किया जाता है v का आप कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज पहले लिख लीजिए, प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, जल्दी बोलें, पास्कल होता है, 1 पास्कल बराबर कितना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला बताइए, डायमेंशनल फार्मूला बताइए इसका, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है mlt-2, एरिया क्या होता है L2, क्या बनेगा ml-1t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। अच्छा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। चल एक बार ही समझा देंगे प्रेशर स्केलर क्यों, प्रेशर स्केलर क्यों होता है ये आपको आगे पता चलेगा जब मैं पास्कल्स लॉ पढ़ाऊंगा। जब भी आप प्रेशर, कोई भी एक्सटर्नली आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे, तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली फैल जाता है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं रहता है। ये समझने के लिए आप क्या कीजिए, घर पे जाइए एक बलून फुलाइए, बलून फुलाइए, बलून में पानी भर दीजिए, ठीक है, एक बलून लीजिए, उसको फुल पानी से भर दीजिए और 3-4 फिर आप सुई से छेद कर दीजिए। पानी जो निकल के आ रहा होगा ना वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकल के आ रहा होगा और हर तरफ से आएगा। पानी का गुब्बारा कर दीजिए और लेटर से यहाँ से आपने छेद कर दिया, यहाँ से छेद कर दिया, यहाँ से, तो लिक्विड जो है ना हमेशा यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, बाहर की तरफ हमेशा परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा। और अब जैसे जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ज्यादा तेजी से निकलेगा और हर डायरेक्शन में एक समान तरीके से निकलेगा। जो भी आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पे,
तो वो लिक्विड के हर पार्ट में इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रेशर। ये लिक्विड के अंदर के प्रेशर की खासियत है। इसलिए लिक्विड के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर जो हम कहते हैं यहाँ पर, वो किस टाइप की क्वांटिटी कही गई है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर, whatsoever external pressure is given to a liquid or exerted over a fluid is equally transmitted undiminished to every part of it। ठीक है, वो आगे हम पास्कल्स लॉ में और अच्छे से इसे पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा आप एक दो बातें और लिख लीजिए कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर? पहले नोट कर, इतना पहले नोट कर लो, फिर कहोगे कि नोट नहीं हुआ। चलिए, अदर यूनिट्स इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल्स। ठीक है, तो 1 बार कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल्स। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लिखा जाता है? 1.013 बार। ठीक है, 1 टॉर 760 mm। 1 टॉर is 760 mm of it। 1 टॉर 1 टॉर नहीं, 1 टॉर तो 1 mm of Hg होता है। 1 atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury column कह सकते हैं, या फिर 760 mm of Hg column कह सकते हैं, या फिर 760 टॉर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये अदर यूनिट्स है। अच्छा, ये Hg कॉलम का मतलब समझते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, इसका मतलब क्या होता है? टॉरिसली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसली एक्सपेरिमेंट नाम सुना है? नहीं। टॉरिसली एक्सपेरिमेंट नहीं सुना तुमने? मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक मत करो। एक्सपेरिमेंट पता है मगर नाम नहीं। हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट ही जो है, क्या करते थे एक्सपेरिमेंट? एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 mm चढ़ जाता है। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब फिल किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, लंबा चौड़ा सा टेस्ट ट्यूब लिया, उसको पूरा मरकरी से भर दिया। लंबा चौड़ा सा टेस्ट ट्यूब लीजिए, मरकरी से भर दीजिए, और फिर आप क्या कीजिए, भगोना लीजिए, भगोना, कंटेनर, जो भी कह सकते हैं, और इस भगोने में भी क्या भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। वो जो आपने ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ली है, उसे इन्वर्ट कर दीजिए इसी के अंदर, ऐसे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से मरकरी कुछ हाइट नीचे गिराएगा। मतलब पहले तो पूरा खचाखच भरा हुआ था ना, अब यह नीचे गिराएगा। अब जैसे ही यहाँ से नीचे गिर के आ गया है, तो आप जब ये हाइट मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसमें भी तो Hg भरा हुआ था, यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह जाएगी। अब होता क्या है समझना, ये स्पेस खाली क्यों रह गई और क्या हुआ, ये अच्छे से समझना। यहाँ पर वैसे तो कहने को वैक्यूम है, कहने को यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है, खाली है, बट यहाँ पर मरकरी के कुछ वेपर्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हम मरकरी यूज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। ये पढ़ा है तुमने? मरकरी के जो वेपर्स इंट्रोड्यूस, पहली बात तो बहुत कम वेपर्स आएंगे मरकरी के, और जो वो वेपर्स आएंगे वो नेग्लिजिबल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मरकरी क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? दो तीन कारण होते हैं। पहला, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा हाइट नहीं चढ़ता। इसकी जगह पानी ले लोगे तो बहुत ज्यादा हाइट तक वो चढ़ेगा, है ना। दूसरी बात, ये नॉन स्टिकी होता है, ये चिपकता नहीं है सरफेस पे। तो यूं नहीं है कि टेस्ट ट्यूब पे चिपक ही गया, यहाँ पे चिपका हुआ सा दिख रहा है तुम्हें, जैसे पानी चिपक जाता है हर जगह पे मुंह उठा के, ये मरकरी नहीं चिपकेगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट इज कि इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, मतलब इसके वेपर्स बहुत नेग्लिजिबल इंट्रोड्यूस होंगे, इसलिए वो प्रेशर भी बहुत कम एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ प्रेशर नेग्लिजिबल है मरकरी के वेपर्स के कारण, इसलिए आप यहाँ पर प्रेशर रफली क्या मान लेते हैं? 0। यहाँ वैक्यूम ट्रीट कर लिया जाता है।
यहाँ वैक्यूम है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बाहर क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो है वो अपनी तरफ से यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लिक्विड का इतना कॉलम, आप ध्यान से समझना यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का कॉलम, इसका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। क्या कुछ वेट होगा, mg होगा, बिल्कुल। mg डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या देता है, प्रेशर। mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया गिव्स यू व्हाट, प्रेशर। तो यहाँ से मरकरी कॉलम का वेट भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ, इसका प्रेशर कम हुआ, तो रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से धक्का पड़ेगा मरकरी को कि चढ़ ऊपर, टेस्ट ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगी मरकरी। अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा हुआ, इस लिक्विड का कॉलम का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर, और ये कम होगा, तो यहाँ से लिक्विड को धक्का मिलेगा कि निकल टेस्ट ट्यूब से। ये कब तक मूवमेंट चलता रहता है, जब तक कि यहाँ का प्रेशर इसके बराबर ना हो जाए। मतलब इतना कॉलम जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वही प्रेशर यहाँ का ना हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मूवमेंट रुक जाता है, तब पाया गया कि 76 सेंटीमीटर मरकरी रह गया। तो हम कहते हैं कि जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम यहाँ एक्सर्ट करता है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि मूवमेंट रुक गया। मूवमेंट तभी रुकेगा जब दोनों साइड के प्रेशर, यहाँ का भी प्रेशर और यहाँ का भी प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड बाहर फैल जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो लिक्विड अंदर चढ़ जाना चाहिए। दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब दोनों प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यही टॉर्सलिस एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा गया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स आउट टू बी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। जी क्या, Hg, G नहीं Hg, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़े। चलो पहले नोट कर लो। देखिए एक बात और सुनिएगा, एक लिक्विड जो है, मतलब कोई भी लिक्विड जब भी कंटेनर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो कंटेनर कह दो या कोई भी सरफेस कह दो या अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही एक्सर्ट करेगा। एक रेस्ट पे रहने वाला जो लिक्विड होता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स एक्सर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, समझ। मान ले एक लिक्विड आया, लिक्विड का मॉलिक्यूल आया, हमसे इससे ऐसे टकराया, इस तरीके से टकराया, फोर्स कैसे देगा, सुन तो सही, फोर्स तो इस डायरेक्शन में देगा ना, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, खुद से ही। जब इधर यूं टकराया तो फोर्स कैसे लगाएगा, अरे हाँ ऐसे ही होगा, फोर्स ऐसे लगेगा। अब बदले में अगर फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो बदले में कंटेनर फट तो नहीं जाता क्या, क्या वो मॉलिक्यूल कंटेनर से फट के बाहर निकल जाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि बदले में सरफेस क्या देगा, एक रिएक्शन दे देगा। नॉर्मल रिएक्शन नहीं, रिएक्शन फोर्स बोलो। एक रिएक्शन नॉर्मल, पहले तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल रिएक्शन कह दे रहे हो, यूं कहोगे ना, एक रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। क्या आएगा, रिएक्शन। जैसे ही इसने ऐसे मारा, तो बदले में यहां से एक रिएक्शन फोर्स आर आ जाना चाहिए। यस और नो, इज इट क्लियर इनफ टू एवरीवन? ओके। इसका मतलब है अगर इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, तो इस आर के दो टुकड़े हो जाने चाहिए। एक हो जाएगा आर कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा आर साइन थीटा। कोई परेशानी? लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड टेंजेंशियल फोर्स का भार सह नहीं सकता। जैसे ही आर कॉस थीटा लगेगा, ये तो टेंजेंशियल फोर्स है, ये शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस के कारण अंदर ही अंदर लिक्विड यहाँ फ्लो करना चालू कर देना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है वास्तव में? नहीं होता है। इसका मतलब है, ये समझ रहे हो ना बात को? अगर मॉलिक्यूल ऐसे आके मारता है ऐसे फोर्स, तो बदले में रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में मिलता। आर के आप दो टुकड़े कर सकते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा के कारण लिक्विड फ्लो कर देना चाहिए था, ठीक है। ये क्या करेगा, ये शियर स्ट्रेस देगा ना,
लेकिन क्या लिक्विड बह रहा है? लिक्विड तो रेस्ट कंडीशन पे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? हाइड्रोस्टैटिक्स। लिक्विड इज एट रेस्ट, दैट मींस ये r cos थीटा का कंपोनेंट जो है ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है या तो r जीरो हो या फिर cos थीटा जीरो हो जाए। क्या r जीरो है? रिएक्शन फोर्स जीरो है? नहीं, क्योंकि फोर्स तो लगा ही रहा है। हमने कह रखा है ना कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, धड़ाधड़ कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो r तो जीरो नहीं है। इसका मतलब कौन जीरो है? cos थीटा जीरो है। ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये जो r किसी एंगल पे लग रहा है, ये थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्रीज। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वो कैसे कर रहा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही फोर्स एक्सर्ट करेगा लिक्विड। मतलब आप इस भगोने में कैसा भी शेप रख दीजिए, मान लीजिए मैंने एक सर्कल रखा है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख दिया, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रख दिया, तो फोर्स लिक्विड जो है इसकी वॉल्स पर फोर्स लगाएगा। और कैसे लगाएगा? कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगाएगा। क्लियर हो गई क्या बात? इसी लिक्विड जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, उसे ही हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यही प्रेशर है आपको, यही जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना पर यूनिट एरिया, इसे ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अगर मैं कह दूं कि चलो एक मैंने क्यूब रख दिया, अंदर क्यूबॉइड रख दिया, चलो क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी रख दो यहाँ पर, तो लिक्विड जो है फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा? बताइए, तुरंत बताइए। अगर यहाँ लिक्विड के अंदर रखा है, यहाँ से फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नीचे से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, इस तरीके से, सामने से यूं, पीछे से यूं। ठीक है, नोट कीजिएगा। सर वो जो एक्सपेरिमेंट था, अगर उसमें हम क्यूब को परपेंडिकुलर की बजाय किसी एंगल पे रखते तो भी 76 अगर हम परपेंडिकुलर ले वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है? देखिए, मान लीजिए कि आप एक लिक्विड के अंदर हैं और एक हम छोटा सा एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस से एक क्यूब कंसीडर कर लो, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब जो है वो इमेजिनरी है। क्यूब एक इमेजिनरी, लिक्विड का ही क्यूब है, समझ लो, एक लिक्विड ही है, ये लिक्विड का ही एक क्यूब अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इस अगर क्यूब है और लिक्विड का ही है, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो इस क्यूब की भी डेंसिटी क्या होगी? रो ही होगी। कोई परेशानी है क्या? मैंने एक बात आपको बता दी है कि लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से कुछ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, और इसका जो है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। एक mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। मैं कह देता हूँ कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है, और डेप्थ में जाने के बाद यहाँ पर प्रेशर जो हो गया वो मान लेता हूँ P प्लस dP हो गया। कितना हो जाएगा? P प्लस dP। कोई इसमें परेशानी है? यहाँ पर अगर प्रेशर P मान लिया है तो हमने नीचे कितना मान लिया है? P प्लस dP। क्योंकि देखो ऊपर से एक फोर्स लगेगा which is pressure multiplied by area, ये वाला एरिया A है। प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो गया ऊपर की तरफ से, एक फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, और यहां से एक फोर्स जो है वो लगेगा P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि ये एरिया तो सेम ही रहेगा। कोई परेशानी है यहाँ तक? मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां से y दूरी पे जाके और एक क्यूब का एलिमेंट ले लिया dy जितना, मतलब समझ लो ये वाली दूरी तो कितनी है? y है, और ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, कितने का है? dy का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं लिखना चाहूं कि ये क्या ये मूव कर रहा है कहीं पर? ये मूव नहीं कर रहा है। दिस लिक्विड इज एट रेस्ट। तो ये वाले फोर्सेस क्या करने चाहिए? एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। लिक्विड के अंदर इमेजिनरी क्यूब लिया और ऊपर और नीचे फेसेस पे कुछ प्रेशर अज्यूम कर लिया। यहां से फोर्स लग रहा होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यहां से लग रहा होगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है सिंस द लिक्विड इज एट रेस्ट अंडर इक्विलिब्रियम।
तो प्रेशर इनटू एरिया प्लस mg जो है वो किसको बैलेंस करना चाहिए, P प्लस dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को मैंने बैलेंस किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से PA प्लस mg की वैल्यू हो जाएगी PA प्लस dP इनटू A। PA कैंसिल आउट हो जाएगा। मास क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, रो। व्हाट इज वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय dy। सही बात है। तो ये हो जाएगा a इंटू dy मल्टीप्लाइड बाय g बराबर dp इंटू एरिया। एरिया से एरिया गया तो dp की जो वैल्यू हो जाएगी रो g इंटू dy। अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। बताइए y इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू जब 0 होगा मतलब आप कहां पर हैं, आप सरफेस पर हैं। सरफेस पे जो प्रेशर है वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और किसी भी h डेप्थ पे जाकर, ये मैंने कहा है कि चलो यहाँ पर तो y लिया है, मैं तो कहता हूँ किसी भी h डेप्थ पर चले जाएं तो प्रेशर अगर P है तो उस P की वैल्यू क्या है हम ये निकाल रहे हैं। लिक्विड में h डेप्थ पे जाके प्रेशर कितना होगा हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा, p माइनस p0 बराबर रो g। dy का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, h माइनस 0 क्या हो जाएगा, h ही रह जाएगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है p माइनस p0 इज इक्वल्स टू रो gh और p इज इक्वल्स टू p0 प्लस रो gh। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि लिक्विड में अगर आप h डेप्थ पर चले जाते हैं तो प्रेशर जो है वो हो जाता है P0 प्लस रो GH। P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और h डेप्थ पे जाने के बाद इतना प्रेशर हो जाता है। इस रो GH वाली टर्म को क्या कहा जाता है, सुनिए, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कितना प्रेशर लग रहा है h डेप्थ पे जाके, रो GH। इस डिफरेंस ऑफ प्रेशर को गॉज प्रेशर कहा जाता है। मतलब देशी भाषा में इसे गॉज प्रेशर कहते हैं, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है गेज प्रेशर, GAZE। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऐसा है बट लोग इसको गॉज प्रेशर करके भी बुला लेते हैं। हालांकि इट शुड बी टर्म्ड एज गेज प्रेशर। ठीक है, देन दिस P0 स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये P जो है ये टोटल प्रेशर होता है किसी h डेप्थ पे। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एट द गिवन पॉइंट। ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना हो तो P0 प्लस रो GH लिख देंगे, काम करें। ठीक है, दिस इज हाउ द प्रेशर विल वेरी विद डेप्थ। नोट कर लो इसे। सर सरफेस पे कोई एटमॉस्फेरिक के अलावा कोई वाटर का प्रेशर नहीं रख सकता? नहीं, जैसे हमने टीपी को नहीं, लगाया, हम बिल्कुल सरफेस की बात कर रहे हैं, h को 0 का। नीचे से नीचे से क्या जैसे ये जो हमने क्यूबॉइड लिया था, सरफेस से नीचे से डेप्थ देनी है तो ऊपर से देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, अगर ये दूरी a है तो यहाँ से दूरी लेनी पड़ेगी सरफेस से। नहीं, जो आपने क्यूबॉइड के नीचे P प्लस dP A प्रेशर दिया है, ऐसा वाला ही प्रेशर अगर सरफेस पे होंगे तो वो वाला प्रेशर भी 0 करेंगे। कौन सा, P प्लस ये वाला? क्यों, फिर तो भाई जितना आप एलिमेंट लोगे उसकी बात हो रही है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, हाईएस्ट यहाँ पे प्रेशर P0 है, अब h दूरी अंदर चले जाओगे तो P0 प्लस रो GH हो जाएगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? तुम जबरदस्ती सोचते हो कि क्या कंफ्यूजन ढूंढा जा सकता है। हाँ, देखिए मान लीजिए एक वेसल है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड एट द बेस। बेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। पहली बात तो समझिए कि यहाँ पर प्रेशर P0 है, अगर मैं h डेप्थ अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो GH। h डेप्थ और अंदर चले जाएं तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो GH और रो GH और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर जो है कितना मिलेगा आपको, P0 प्लस ट्वाइस ऑफ रो GH। यहाँ पे हर पॉइंट पे इतना ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा।
एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर एक जैसा एक्सर्ट होता है, प्रेशर रिमेन्स द सेम if the liquid is at rest or moving with constant velocity or moving in vertical acceleration. तब vertical acceleration, जरूरी नहीं गिर रहा हो, ऊपर जा भी सकता हूं। ये जो मैंने वर्ड्स कहे हैं ना, ये अभी थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा जब मैं प्रेशर के और वेरिएशन पे जाऊंगा। अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है प्रेशर की, इसमें बहुत वेरिएशन है। तो अभी यहाँ पर आप समझेंगे कि प्रेशर की वैल्यू P0 + 2 rho GH है, और अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, बस मैं तो प्रेशर का वेरिएशन सिखाना चाह रहा था तुम्हें। चलो एक थोड़ा सा और वेरिएशन बता देता हूँ जो हल्का फुल्का सा सवाल है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए लिखने में। ये कैपिटल M है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A दे रखा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है मैंने कह दिया कैपिटल A है। फिर ये लिक्विड है, और लेट अस से दिस इज कैपिटल B पॉइंट, दिस इज कैपिटल C पॉइंट, लेट अस से दिस इज हाइट h, दिस हाइट इज आल्सो h। यहाँ पर जो लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी है ρ1, यहाँ पर जो लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी है ρ2। मैंने पूछा प्रेशर बता दो A, B और C पॉइंट पे। In the last lecture we were discussing about the variation of hydrostatic pressure with depth, और हमने ये बात कही थी कि अगर हम लिक्विड में हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पर अगर हम प्रेशर मान लेते हैं P0 which is the atmospheric pressure, अगर हम h डेप्थ पे अंदर चले जाते हैं तो h डेप्थ पे जो प्रेशर होता है that is given by P0 plus rho g into h, where h represents the depth inside the liquid, rho represents the density of the liquid, g तो जानते ही हैं, P0 is the atmospheric pressure। इस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन आता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और बताई गई थी कि अगर हमें बेस पे एरिया गिवन हो तो हम वहां पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन अलग-अलग टाइप के वेसल्स हैं, ठीक है, तीन अलग-अलग टाइप के वेसल्स हैं, तीनों का जो बेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अलग-अलग है, लेकिन however the depth of liquid h is the same in all three cases। तो कहने का मतलब है कि अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया जाए तो A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे जो प्रेशर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, और आता भी है। A, B और C पर अगर प्रेशर हम मेजर करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी सेम। अब सेम आ रहा है क्यों? क्योंकि P0 प्लस rho GH प्रेशर का वेरिएशन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इररिलेवेंट, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया से फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, बट वो प्रेशर पे नहीं पड़ेगा, फोर्स के ऊपर पड़ेगा कि वो बेस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर एरिया इज मिनिमम। सो द फोर्स एक्सपीरियंस एट द बेस ऑफ द वेसल विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ B followed by A followed by C। Am I clear enough on this particular point? इसी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, की क्वांटिटी ऑफ लिक्विड तीनों में अलग-अलग है, ठीक है, बट स्टिल जो बेस पे प्रेशर है वो क्या आता है? सेम आता है, which is given as P0 plus rho GH। बहुत आसान बात बताई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसी के ऊपर। देखिए, इसमें एक बात आप समझ चुके हैं अब तक कि अगर आप लिक्विड के डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इस P को क्या कहा जाता है? This is absolute pressure, this is atmospheric pressure, and rho GH is the difference of pressure which is known as gauge pressure, ठीक है। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए, इस तरीके का एक सेटअप दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का एक सेटअप है। Let us say this point corresponds to M, this is A, this is B and this is N। This is open to atmosphere, this is also open to atmosphere, such that M पॉइंट पे और N पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। और कुछ और इसमें चीजें जो दे रखी है वो ये है कि यहाँ पर लिक्विड, इसमें एक लिक्विड भरा पड़ा है जिसकी डेंसिटी है ρ1, यहाँ पर दूसरा लिक्विड भरा पड़ा है जिसकी डेंसिटी है ρ3, और यहाँ पर एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ2।
ये वाली लेंथ L दे रखी है और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो थीटा दे रखे हैं, ठीक है, these two angles are theta। अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये हाइट जो है ये h के बराबर है, if this height is equals to h, आपसे कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी। चलिए कोशिश कीजिए एक बार, है ना। चलो एक और हिंट दे देता हूं, आप ए पॉइंट पे भी प्रेशर निकालिए, बी पॉइंट पे भी प्रेशर निकालिए और फिर थीटा निकालिए। चलो इससे कुछ कुछ पता चलेगा तुम्हें करना क्या है, मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा वो देखना है। तो देखो आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए मैं ही बता देता हूं, थोड़ा आपको टफ रहेगा। यहाँ पे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? यहाँ कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक। अगर आप ऊपर जाते हैं, लिक्विड के ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है? अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है ना, प्रेशर घटेगा। डेप्थ में आते हैं, जी की डायरेक्शन, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर जी की डायरेक्शन में आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जी के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर घटेगा। दैट्स इट, इसमें थोड़ी कोई 3-5 वाली बात है। देखो अंदर जाओगे जी की डायरेक्शन में तो प्रेशर बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर घटता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप कितना हाइट ऊपर चले गए, ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? L sin थीटा। यहाँ पर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक है, P नॉट कह देता हूँ, तो P नॉट से चालू किया और L sin थीटा ऊपर चले गए, तो प्रेशर घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? घटेगा। कितने से? रो जी इंटू L sin थीटा। क्या यहाँ से आप A पॉइंट पे पहुंच गए? तो इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने? A, PA। यहाँ का प्रेशर PA है और वापस लिक्विड में डेप्थ में जा रहे हैं, कितना नीचे चले जा रहे हैं? L sin थीटा। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, प्रेशर एट A पॉइंट प्लस रो 3 इंटू G इंटू L sin थीटा। किस पॉइंट पे पहुंच गए? B पॉइंट पे पहुंच गए। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट B। और अगर आप B से इस N पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर एट B माइनस का रो 2 GH बराबर कहां पहुंच गए? प्रेशर एट पॉइंट N। और व्हाट इज द प्रेशर एट N पॉइंट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज P नॉट। एम आई क्लियर इनफ ऑन दिस? यहाँ का प्रेशर ये 1 2 3 है ना, ये तीन चीजें आपको पता चल गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अपन को यहाँ से क्या बताना है? देखो प्रेशर एट A पॉइंट तो आपको साफ साफ पता चल गया, ये सारे पैरामीटर्स गिवन थे सवाल में, उसी में ही आपने जवाब दे दिया। व्हाट अबाउट दिस प्रेशर एट B पॉइंट? PA की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी, तो B पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा? B पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P नॉट माइनस रो 1 GL sin थीटा प्लस का रो 3 GL sin थीटा। ये प्रेशर एट B पॉइंट हो गया। अच्छा B पॉइंट का प्रेशर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको? P नॉट माइनस रो 1 GL sin थीटा प्लस का रो 3 GL sin थीटा, ये माइनस करो रो 2 GH माइनस का रो 2 GH बराबर क्या आ जाएंगे? P नॉट पे। देखो P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास? देखो GL sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर में बचेगा रो 3 माइनस रो 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू रो 2 GH। देखिए G से G भी कैंसिल हो गया, तो sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी रो 2H अपॉन रो 3 माइनस रो 1। दिस इज द आंसर। ये थीटा है यहाँ से। अच्छा ये L रह गया नीचे इनटू L, ठीक है। बस आपको ये आना चाहिए, लिक्विड में ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा, नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है, यूं नहीं माइनस, अगर आपने रो 1 GL कर दिया गलत हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है। नोट कीजिएगा पास्कल्स लॉ। बस तेरी कमेंट्री नहीं आनी चाहिए उसमें। पास्कल्स लॉ देखिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो प्रेशर को डिफाइन करता है इनसाइड अ गिवन लिक्विड। क्या रखा है? एक लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो प्रेशर हर पॉइंट्स पे सेम होता है, उन सारे पॉइंट्स पे जो सेम लेवल पे होते हैं। अब यहाँ लेवल जब हम कहते हैं तो लेवल का मतलब ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, लेवल वो कैसा भी हो सकता है,
लेकिन अब जब हम लेवल की बात कर ही रहे हैं तो देखिए सेकंड पॉइंट समझिए, प्रेशर रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट। हम कह रहे हैं, हम यूं नहीं कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं रहता है, रह सकता है अगर या तो लिक्विड रेस्ट पर ही हो या फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि लिक्विड रेस्ट पर है, ठीक है, लिक्विड अभी रेस्ट पर है, तो अगर आप h डेप्थ पे चले जाते हैं तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट्स इट, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। प्रेशर एट ऑल दीस पॉइंट्स इज द सेम। और also if the liquid is undergoing vertical acceleration, चाहे आप a से ऊपर लेकर जाएं या फिर इसे a से नीचे लेकर आएं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा, इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर जो है सेम। मैं यूं नहीं कह रहा हूं ये वाले प्रेशर सेम रहेंगे, मैं कह रहा हूं इन तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर एक जैसा रहेगा, इन तीनों पॉइंट्स पे एक जैसा रहेगा। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, यूं नहीं कह रहा हूं कि लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है लिक्विड या तो रेस्ट पे हो या फिर केवल वर्टिकली एक्सेलरेटेड हो। दिक्कत कब हो जाती है, जब लिक्विड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में होता है। जब लिक्विड को अपन हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा दें, मतलब वेसल को, अब यूं नहीं कि आप पानी को यूं एक्सेलरेट करा दो, मतलब वेसल को अगर आपने एक्सेलरेट करा दिया लेट अस से इस डायरेक्शन में, तो लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों, ऐसा न्यू सेटअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे पीछे की तरफ क्या लगने लगेगा, सूडो फोर्स। आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए तो इन सारे मॉलिक्यूल्स पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रहा होगा, इसलिए शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड लेवल यूज किया गया है ना, यहाँ आप ध्यान से समझें, ये जो वर्ड लेवल यूज किया गया है, लेवल का मतलब होता है सेम डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से सेम दूरी पे प्रेशर सेम होता है। अब लेवल तो यूजुअली बच्चे हॉरिजॉन्टली सोच लेते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल नहीं सोचना है, आपको सोचना है ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है इससे इक्वल दूरी पे, मतलब यहां से d दूरी पे ले लीजिए, यहां से d दूरी ले लीजिए, यहां से d दूरी, यहां से d दूरी, तो इन सारे पॉइंट्स पे जो है आपको प्रेशर एक जैसा मिलेगा। इसको लेवल कहा जाता है। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? लेवल किसे कहा गया है? फ्री सरफेस से सेम दूरी के सारे पॉइंट्स को सेम लेवल पे माना गया और उन सब पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ इस वाली लाइन पे हर जगह प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। तो समझ गए ना? अब जैसे अगर आपने एग्जाम में लिख दिया हो कि चलो, मतलब यहाँ पर अब नॉट नेसेसरीली हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ गए? यहाँ नॉट नेसेसरी हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेवल सेम होना चाहिए, मतलब फ्री सरफेस से दूरी सेम होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, लेवल का यहाँ पे मतलब है फ्री सरफेस से दूरी, फ्री सरफेस से दूरी इज द सेम लेवल। लेकिन आपने पहले वहां पे रेस्ट पे लिखते हैं जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे, वेसल एक्सेलरेटेड है विद रेस्पेक्ट टू वेसल, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू वेसल। हाँ, मॉलिक्यूल्स तो रुके हुए हैं ना, यहाँ मॉलिक्यूल्स थोड़ी देर तो भाग रहे हैं, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग, रिमेंबर। मतलब जब आप उसको स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगा ना, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तब तक तो वो मूव करेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब ये वाली शेप एक्वायर कर लेगा, तब मॉलिक्यूल कहीं थोड़ी जा रहा है, तब तो फिर रेस्ट पे आ गया है ना वेसल के रिस्पेक्ट में। तो या तो वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा हो तो इन सारे पॉइंट्स पे, जैसे ये तो रेस्ट पे, ये वाला रेस्ट पे, बिल्कुल आपने वेसल को एक्सेलरेट ही नहीं कराया, तो इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर एक जैसा, इन पे एक जैसा, इन पे एक जैसा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, समझना। मैं अब पैस्कल लॉ को एक मोटे-मोटे शब्दों में बांध देता हूं। एक गिवन लिक्विड के अंदर, शब्द सुन रहे हैं, गिवन लिक्विड के अंदर सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। एक गिवन लिक्विड के अंदर सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन किस टाइप की न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। मान लो एक U-ट्यूब है, क्या है ये? U-ट्यूब है, और मान लीजिए मैंने यहाँ मरकरी फिल कर रखी है इसमें नीचे, यहाँ पर ये जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट रिप्रेजेंट्स मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है वो लेटर से यहाँ तक भरी पड़ी है, मरकरी इज अप टू हियर, और यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। ब्लू से जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर,
इतने कॉलम में तो आपने वाटर इंट्रोड्यूस कर रखा है और इतने में मरकरी आ गई है ना, सच दैट इनकी जो डिफरेंस ऑफ हाइट है, ये जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये वाला पोर्शन मरकरी है और ये इस तरीके से गिवन है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि बताइए वाटर की हाइट कितनी होगी। यहाँ वाटर कितनी हाइट तक का है, डिफरेंस ऑफ द कॉलम्स इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्यों नहीं गया यहाँ तक, ये यहाँ तक क्यों नहीं गया, क्योंकि ये टेंसर है। डेंसिटी की मतलब मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है। क्या होती है मरकरी की डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 into 10 raised to power 3 kg पर मीटर क्यूब, है ना, यही होती है। अब एक बात समझना, मैंने आपको पास्कल लॉ जो समझाया वो यही कहा है, सेम लेवल पे। क्या ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है? नहीं है। लिक्विड एक्सेलरेटेड तो नहीं है, तो सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप ये बेवकूफी करने की सोच रहे हैं कि यहाँ को मैं यूं कर दूं और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर कर दूं, तो ये गलत कर रहे हैं। सेम लिक्विड नहीं है। सेम लिक्विड कहाँ है? ये रहा, दिस एंड दिस पॉइंट, ये भी मरकरी है और ये वाला पॉइंट भी मरकरी का है। आप हमेशा ये करना, नहीं तो कभी कभी गलती कर जाओगे। हो सकता है कभी तुक्के से आंसर सही आ जाए, लेकिन अधिकतर केस में आप गलती कर ही दोगे। लिक्विड सेम पकड़ लेना और उसका हॉरिजॉन्टल लेवल देख लेना, वहां पर प्रेशर सेम रहेगा। तो कहां का प्रेशर सेम करना है? यहाँ का और यहाँ का प्रेशर, क्योंकि ये भी मरकरी है और ये पॉइंट भी मरकरी में है। तो बस आपको इन दोनों पॉइंट से प्रेशर बराबर करना है। बताओ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर बराबर करवा दीजिए। चलो, ए पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ वाटर इनटू जी इनटू एच, रो जी एच, है ना। और यहाँ का प्रेशर बताओ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो ऑफ मर्करी इनटू जी इनटू एच, कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर। क्या चीज खत्म हो गई? अब क्या करना पड़ेगा? P0 से P0 कैंसिल हो गया, G से G भी चला गया, तो H जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into 13.6 into 10 की पावर 3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3। ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या हो जाएगा? 27.2 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी हो जाएगी? 27.2 सेंटीमीटर। सिंपल है, कांसेप्ट समझ गए क्या? पहले इतना नोट करो। चलो सवाल सुनिए। A vertical U tube contains mercury in both arms. दोनों आर्म्स में मरकरी भरी हुई थी। ठीक है, मान लेता हूँ कि यहाँ तक मरकरी पहले फिल्ड थी। जब फिल्ड होगी तो ऐसे फिल्ड होगी कि दोनों साइड में बराबर रही होगी मरकरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ग्लिसरीन ऑफ 10 सेंटीमीटर इज poured और इंट्रोड्यूस्ड इन वन आर्म। एक आर्म में हम क्या करते हैं? ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेटर से 10 सेंटीमीटर का आप ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे आप इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा और इस साइड से लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो अब अगर मैं नया डायग्राम यहाँ पर भी बना दूं, इसी में ही बना देता हूँ, तो यहाँ से जो मरकरी है, पहले तो मरकरी यहाँ तक थी, अब मरकरी यहाँ हो जाएगी और यहाँ से कुछ अमाउंट, उतने ही अमाउंट में ऊपर चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आई बात? कोई परेशानी? और ग्लिसरीन के कॉलम की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक जो ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस हुआ है वो 10 सेंटीमीटर का है। ये वाला पोर्शन क्या है? याद रहे, दिस इज ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है? 1.3 गिवन है सवाल में। क्लियर? अब क्या किया जाता है कि ये तो थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ से इतना अमाउंट में ऊपर चला गया, ये मरकरी है, ये सब मरकरी है। ठीक है, अब क्या किया जाता है? दूसरी आर्म में अब हम ऑयल इंट्रोड्यूस करते हैं टिल द हॉरिजॉन्टल लेवल इज द सेम। अब तब तक आप यहाँ से ऑयल डालते जाइए जब तक कि फाइनली दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है? ये वाला पोर्शन किसका है? ऑयल का। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि ऑयल के पोर्शन की लेंथ क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए जी। नहीं तो हमें यही तो फाइनली, अब आपको क्या करना है? इसका तो वेट ज्यादा है, अब इसकी डेंसिटी देखिए, ग्लिसरीन की डेंसिटी ये रही, इसकी डेंसिटी ये रही, तो इफेक्टिवली जो फाइनली जो चीज हो रही है वो ऐसे ही है ना। ग्लिसरीन की लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, चाहे ये वाला थोड़ा सा नीचे चला जाए, ये वाला थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फाइनल डायग्राम ऐसे ही बनना है। ठीक है, फाइनली डायग्राम कुछ ऐसे ही बनना है। अब आप समझिए कि क्या होगा कि ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कौन सा लिक्विड है? मतलब इसके नीचे क्या है? Hg है।
तो हमने पास्कल्स लॉ क्या पढ़ा है, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वाले लेवल को आगे कर देते हैं। यहां तक मुझे ये पता है, यहां पर भी Hg है और यहां पर भी Hg है, इन दोनों पॉइंट्स पे, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, मैं इन दोनों पे प्रेशर सेम कर दूंगा। ये टोटल दूरी 10 है, ये दूरी कितनी है मान लेता हूं x है, यही निकालना है कि ऑयल का कॉलम कितना का होगा, ये बाकी का बचा हुआ कितना हो गया, जल्दी बोलो, 10 माइनस x। ये क्या है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, इस पोर्शन में क्या है, मर्करी है। A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्रेशर बराबर कर रहे हैं, तो प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। A पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ ग्लिसरीन इनटू G इनटू H कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर, वहां के लिए प्रेशर बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑयल के लिए प्रेशर, रो ऑफ ऑयल इनटू G इनटू X प्लस इतने कॉलम का मरकरी का प्रेशर कितना, रो ऑफ मरकरी इनटू G इनटू H कितना है 10 माइनस x। तो देखिए G तो हर जगह से कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैंसिल हो गया, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1.3 इनटू 10 इज इक्वल्स टू रो ऑफ ऑयल इज 0.8x प्लस 13.6 इनटू 10 माइनस x। सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर x। 13 इज इक्वल्स टू 0.8x माइनस 13.6x। यहाँ से सॉल्व करना भाई, क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है आंसर बता दीजिए, x की वैल्यू क्या आ रही है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 123 upon 12.8 हाउ मच इज दिस, 9 point something यस 9 point something आएगा, 9.6 करेक्ट। इट विल कम आउट टू बी रफली 9.6 सेंटीमीटर इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। x की वैल्यू 9.6 आ जाएगी। नेक्स्ट है कंटेनर इज एक्सेलरेटेड। अब मान लीजिए कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा पड़ा है और अपन ने कंटेनर को क्या कर दिया, एक्सेलरेट करवा दिया है, ठीक है। लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड द कंटेनर लाइक दिस। मान लीजिए इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ था और आपने इसे एक्सेलरेट करा दिया आगे की तरफ, क्या होगा, अभी बताया था, जब लिक्विड को आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो लिक्विड पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और इसका सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, एक इंक्लिनेशन में सेट हो जाएगा। तो लिक्विड जो है वो कुछ ऐसा सा शेप एक्वायर कर लेगा, जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विल एक्वायर सम शेप लाइक दिस, ठीक है। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विद लेट अस से a0 से एक्सेलरेट कराया था। आप एक छोटे से एलिमेंट को पकड़ लीजिए, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया आपने, dm, कितने का एलिमेंट, dm स्टैंड्स फॉर छोटा सा मास, ठीक है। इस मास पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं हम ये देखना चाहेंगे। एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, dm into g। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो अब रिजॉल्व करना है हमें, ठीक है। एक और फोर्स कौन सा लग रहा होगा, जल्दी बोलो, सूडो फोर्स विल बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये अपना dm into a0। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर ये भी थीटा है, बहुत बहुत कर चुके हैं ये तो एनएलएम में अपन है ना। तो dmg का एक कंपोनेंट तो यहाँ आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा जल्दी बताइए, dm into g into sin थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, dm into a0 cos थीटा, यही आएगा। तो एक बात आप जानते हैं कि लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता है, और अगर ये सरफेस रेस्ट पर आ चुका है तो इसका मतलब है कि dmg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू dm a0 cos थीटा। ये समझ में आया, मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी ज्यादा है तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, और फ्लो वाली कंडीशन नहीं है, लिक्विड का सरफेस जो है वो रेस्ट पर है। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए सच दैट द शियर स्ट्रेस बिकम्स जीरो। लिक्विड कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक शियर स्ट्रेस जीरो ना हो जाए, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस ना कर दें। sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, a0 by g। सरफेस ये जो एंगल है इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ वो a0 by g हो जाएगा। जो बच्चे एनएलएम में निपुण हैं वो तो इसको बहुत चुटकियों में कर देंगे। tan थीटा बराबर कितना, a0 by g, कई बार आया ये तो, पेंडुलम को एक्सेलरेट करा दो, है ना, पेंडुलम को एक्सेलरेट करा दो, यही आती है, हर जगह यही आता है, tan थीटा बराबर a0 by g, ये तो रट जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और समझो,
यहां पर जो है ना, एक तो कंपोनेंट आ रहा होगा g cos थीटा का, और एक कंपोनेंट आ रहा है a नॉट का sin थीटा। तो इसी डायरेक्शन में आपके पास g इफेक्टिव होगा। समझ लो क्या मैंने, अब आप पेज नंबर 1 पे जा सकते हैं, खोलिए, परपेंडिकुलर टू जहां वेरी गुड जहां पर मैंने आपको फ्लूइड्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, और वहां पर एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, मैंने कहा था द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इफेक्टिव ग्रेविटी। अब आप उस ज्ञान को समझने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि अब पार्टिकल पे आप समझ पा रहे हैं, एक g इधर लग रहा है, एक a नॉट इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट यहां कहीं लग रहा होगा। तो g इफेक्टिव कितना लग रहा है, जल्दी बोलें। g इफेक्टिव इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर। तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा ना बच्चों, वो इस g इफेक्टिव के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यही चीज समझाई थी मैंने। और याद रहे, अभी तक आप जो फॉर्मूला लिखते थे प्रेशर का, वो क्या लिखते थे, P नॉट प्लस रो GH, मतलब G तो यही लगता था ना, और G की डायरेक्शन में जैसे जैसे नीचे आते जाते थे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता था। अब आप ऐसे याद नहीं रखेंगे कि G की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीजेस, वेरी गुड, प्रेशर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ G इफेक्टिव। G इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो कहने का मतलब जब लिक्विड ऐसा बन चुका है ना, देखिए लिक्विड का सरफेस जब ऐसा बन चुका है, तो प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, G इफेक्टिव की डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? अब प्रेशर आप यूं नहीं जज करेंगे कि प्रेशर यूं डायरेक्टली यूं भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, G की डायरेक्शन तो है ही वहां पे, बट अब आप देखेंगे कि मोटे-मोटे रूप पे प्रेशर इस तरीके से बढ़ रहा होगा, इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, G इफेक्टिव की डायरेक्शन में बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? छोटी सी बात है, कोई बहुत टफ बात नहीं बताई है मैंने। देखो और अच्छा फील कराने के लिए देख, बिल्कुल डेप्थ में अपन बात कर रहे हैं, इन डेप्थ बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, P नहीं लिखूंगा क्योंकि P तो प्रेशर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो कुछ और बोलो। नहीं कुछ और बोलो। N Let us say this point corresponds to N. Okay, this depth is Y, और ये वाली जो दूरी है वो है X, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? अच्छा, तो N पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना है तो आप कुछ ना करें, Pn की वैल्यू लिखेंगे P नॉट जो कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस रो Gy। सही है, P नॉट प्लस रो Gy। अरे G की डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो सही है, अरे सही है, बता रहा हूं मैं, नहीं क्या है, ये सही लिखा है मैंने। अगर आपको D लेना है तो प्रेशर एट N पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे, P नॉट प्लस रो G इफेक्टिव इनटू D। ये भी सही है, G नहीं, ये भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाले में G इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A नॉट स्क्वायर। सर ऐसे तो एक्सेलरेटेड वाला भी लिखना है। हाँ वो भी लिखेंगे, अभी बता रहा हूँ। उसे कैसे लिखोगे, सुन लो, एक्सेलरेटेड वाला कैसे लिखोगे, इधर देखो, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। मान लीजिए कि इस तरीके से A नॉट एक्सेलरेट किया तो कैसा हो जाता है, हाँ या ना? मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए, इमेजिनरी सिलेंडर है ना, हाँ इमेजिनरी सिलेंडर को इमेजिन कीजिए, इसकी लेंथ कितनी है, L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ से प्रेशर जो है वो P2, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा पा, और यहाँ से भी पा। एक बात बताइए, इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे सूडो किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। कितना लगेगा, m into A नॉट। क्लियर एनफ? क्या सिलेंडर भाग रहा है या वो इक्विलिब्रियम पे ही है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि लिक्विड फ्लो तो कर नहीं रहा है, लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग, सो दिस इज एट रेस्ट। आप फोर्सेस बैलेंस करेंगे,
P2A plus MA naught will balance what? P1A. इसको बैलेंस कर देगा। देखो P2 plus MA naught divided by area is equals to P1। अच्छा मास को क्या लिखेंगे? Density multiplied by volume। तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? P2 plus what is density? Rho। What is volume? A into L। क्या A से A कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P1 की जो वैल्यू है, यहाँ का जो प्रेशर है यहाँ पर, वो हो जाएगा P2 प्लस रो इंटू A नॉट इंटू L। ये तो वैसे ही फॉर्मेट हो गया, रो GH। फॉर्मेट तो वही है ना, डेंसिटी प्लस G। वहां पर G होता था ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? A नॉट इंटू H की जगह क्या आ गया? L। अगर चीज समझ पाए हो तो ये बात है, सूडो की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो। तो देखो सूडो इस डायरेक्शन में ना, P2 बढ़ा है या P1 बढ़ा है? P1। तो इस साइड जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा। तो एक बात और समझ में आती है, प्रेशर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ सूडो की डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब बताओ, यहाँ का प्रेशर कितना जानते हो? P0। अगर x इस डायरेक्शन में आ गए सूडो की डायरेक्शन में, तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो n पॉइंट पे एक और तरीके से प्रेशर लिखा जा सकता है, क्या? P0 प्लस रो, एक्सेलरेशन कितना है? A0 मल्टीप्लाइड बाय x। ये तीनों एक्सप्रेशन सही है। सर उस केस में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या? उस केस में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही लिक्विड में ना, कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लूंगा? तो ये समझ आ गया बात, सभी को समझ में आ गई बात। ये तीनों मेथड सही है। यहाँ तो सरफेस पे है ना, यहाँ पे भी प्रेशर P0 है, यहाँ पे भी प्रेशर P0 है, यहाँ पे भी P0 है। अगर ये वाली डेप्थ जानते हो, भाई जिस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हो ना, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। नेट बात वही है, इससे कम ज्यादा बात नहीं है। क्या? मैंने बता दिया, अगर वर्टिकल दूरी पता है तो। y वाला फिर से बता दो। ये h दूरी पे वर्टिकली जब हम अंदर आते हैं तो प्रेशर P0 प्लस रो जी h होता है। h की जगह यहाँ पर वर्टिकल दूरी y है। यहाँ पर जी समझ गए ना? तीनों प्रेशर के एक्सप्रेशन एंड पॉइंट पे सेम है, मतलब तीनों सही है। सेम नहीं है, सही है। अगर आप वर्टिकली, भाई आप देखिए ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? a0 है, सूडो वाला। और इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास? v वाली डायरेक्शन में g इफेक्टिव है, ठीक है? ठीक है ना? तो कोई भी आपके ऊपर, इट्स अप टू यू व्हिच वन यू चूज, या कौन सा कोऑर्डिनेट या कौन सी दूरी आपको पता है, उससे आप प्रेशर लिख सकते हैं। याद रहे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा, सूडो की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। छाप लीजिए। देखिए, एक क्यूब था L साइडेड, साइड जो है वो कितनी दे रखी है? L दे रखी है, ठीक है? और क्या किया गया? इसे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराया गया। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है g/2। एक्सेलरेशन कितना दे दिया गया? g/2। आपसे सवाल पूछा गया, हाउ मच वाटर स्पिल्स आउट, कितना पानी जो है वो बाहर धुल जाता है। होगा क्या? पानी जो है वो पूरा अप टू द ब्रिम, मतलब फुल भरा हुआ था इस लिक्विड में। लिक्विड का जो साइड है वो L है, ठीक है? तो जैसे ही आप इसे आगे की तरफ मतलब एक्सेलरेट करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये वाला लिक्विड पे सूडो फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, और क्या होगा? कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब जो सरफेस है वो कुछ इंक्लाइन बन जाएगा। यस और नो? तो अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जब लिक्विड से पानी बाहर जा चुका होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा बन चुका होगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। कोई परेशानी है? बिकॉज़ सूडो इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपने a0 g/2 से एक्सेलरेट कराया, तो ये समझने की बात है कि इतना पोर्शन जो है ना वो खाली रह गया, मतलब यहाँ से जो पानी है वो डूब गया, ये वाला जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ।
ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया, ये दिस पोर्शन हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कंटेनर। क्या हम एक बात जानते हैं कि tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा किसके बराबर होता है? a0 बाय g के बराबर। तो a0 की वैल्यू g/2 है, तो ये हो जाएगा g/2 और नीचे तो g चल ही रहा है, सो दिस बिकम्स हाफ। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ हो गई। कोई दिक्कत? तो क्या एक बात हमें समझ में आती है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? y/x, है ना? ये वाली दूरी अगर मैं कह देता हूं कि y के बराबर है, अच्छा बताइए ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है? l। क्यूब है ना, क्यूब के सारे डायमेंशंस किसके बराबर है? l के बराबर। तो आप एक बात समझेंगे कि tan थीटा को मैं tan थीटा को y/l भी लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू हाफ आ गई। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? l/2। तो ये लेंथ कितनी हो गई? l/2। क्लियर एनफ? ये l/2 है, तो ये जो पोर्शन बाहर निकल गया ना पानी का, वो क्या है? मतलब एरिया निकालूंगा या वॉल्यूम पूछा है? क्या पूछा है? हाउ मच वाटर वॉल्यूम पूछा है, कितना वॉल्यूम बाहर गिर गया है। तो देखिए ये वाला एलिमेंट देखिए, इतना पानी बाहर गिरा है, तो मुझे एक्चुअली ये वाला वॉल्यूम निकालना है। देखो समझो बच्चों, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, तो इतना पानी जो है वो बाहर डूब गया है। मेरी बात समझ में आई है क्या? ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये एक्चुअली 3D फिगर है, ऐसा ये 3D फिगर है। तो इतना पोर्शन जो है ना, ये पानी का बाहर डूब चुका होगा, ये कैलकुलेट करना था। तो बच्चों ये दूरी तो पता चल गई l/2 है। ये दूरी कितनी है? l। और ये वाली दूरी भी कितनी है? l। दिस डिस्टेंस इज आल्सो क्यूब है ना, तो क्या मैं एक चीज निकाल सकता हूँ? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? जल्दी बताएं। ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये तो हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाय l विल गिव यू द वॉल्यूम spilled out. Are you clear enough with the question and the solution also? ये वॉल्यूम है, 3D फिगर आपको पता होना चाहिए। एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डायमेंशन विल गिव यू द वॉल्यूम spilled out। तो वॉल्यूम जो spilled out हो गया वो हो जाएगा L³ डिवाइडेड बाय 4। कितना पानी रह गया? What is the volume left? जल्दी बताएं, कितना लेफ्ट हो गया? इसमें अंदर बचेगा कितना पानी? ये बचेगा L³ में से L³/4 माइनस कर दें, इट विल बी 3L³ डिवाइडेड बाय 4। अब मैं कहता हूं मैंने कंटेनर को रोक दिया। अब क्या कर दिया गया? कंटेनर को रोक दिया गया है। तो जैसे ही कंटेनर को रोका है तो क्या होगा कि पानी अब यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, तो वाटर विल गेट सेटल डाउन। और अगर वाटर सेटल डाउन हो गया है तो समझना ध्यान से कि अब बताइए, वेरी गुड, इसकी हाइट क्या होगी? तो बताइए ये अभी भी क्या है? एक तरीके से ये ऐसे ही बना हुआ है ना, तो जल्दी बताओ अब जो वॉल्यूम बचा हुआ है 3L³/4, उसे क्या लिखा जा सकता है? ये एरिया कितना होगा? ये लेंथ L है, L into H into L। तो क्या L into H into L, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3L/4। इतना पानी का हाइट रह जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द हाइट ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड। अपन को सब प्रेशर्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना है। मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिकली ये सिखा रहा हूँ कि ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाना होता है। स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अगर आप y डेप्थ अंदर आ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कितने से? ρ1 g y1। प्रेशर बढ़ गया, आप इस पॉइंट पे आ गए। अब y2 और नीचे आ जाइए तो प्रेशर कितना हो जाएगा? ρ2 g y2। कोई दिक्कत? अब आप देखिए एक्सेलरेशन अगर इधर है तो सूडो किस डायरेक्शन में लग रहा है? पीछे की डायरेक्शन में। तो प्रेशर हमेशा सूडो की डायरेक्शन में बढ़ता है, मतलब इस डायरेक्शन में आते हुए प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो प्रेशर घटेगा, कम हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आई? प्रेशर सूडो की डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जा अपोजिट डायरेक्शन में रहा हूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब सोचो x1 दूरी आगे चला गया तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। कितने से घट जाएगा? -ρ2 g x1। अब सॉरी g की जगह क्या आ जाएगा? शाबाश, a0।
और आगे जाएंगे यहां से यहां तक x2 दूरी, तो प्रेशर फिर से घटना चाहिए कितने से, माइनस रो 3 a नॉट इनटू ये दूरी कितनी है x2। आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब थोड़ा और आगे जाइए, यहां पर पहुंचना है आपको, तो कितनी दूरी आगे जाना पड़ेगा x3, क्या करना पड़ेगा माइनस, बोलिए माइनस रो 4 इनटू a नॉट इनटू x3। अब ऊपर जाएंगे, अगर इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर घटना चाहिए, कितने से घटेगा, रो 4 g y3। अब यहां पर पहुंच गए और ऊपर जाना है, माइनस का रो 5 g y4। इस पॉइंट पे पहुंच गए, बराबर कितना p नॉट कैंसिल हो जाएगा, बस ये सब रिलेशन आ गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना आना चाहिए, कुछ नहीं करना था, ये रिलेशन लिखना था, दैट्स इट। करना तो अब है जो मैं बता रहा हूं। ये तो आपने बहुत आसान सा सवाल देख लिया, ठीक है, समझ लिया। अब आपको सवाल जो है मेन वो ये करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास देखिए एक इस तरीके का सर्कल दे रखा है। इस सर्कल में क्या किया गया है कि आधे सर्कल को, आधे सर्कुलर ट्यूब को लिक्विड से भरा हुआ है, सेम लिक्विड से नहीं भरा है, आधा जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, इस यहां पर लिक्विड भरा गया है एक डेंसिटी ρ2 का, और ये वाला यहां पर जो लिक्विड भरा पड़ा है वो डेंसिटी ρ1 का है। दोनों ने क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और ऐसा कह रखा है कि यहां पर जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा है। क्या है, एंगल क्या है, अल्फा है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज, डेंसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है लिक्विड रेस्ट पे। समझ गए क्या सवाल? अब ये है एक्चुअली, तो अब है इसमें मजे, ये करें तो माने। देखिए ये वाला एंगल जो है अल्फा स्पेसिफाइड था, आप ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से बना लीजिए लाइन, ये अल्फा है, ये वाला बचा हुआ हो गया 90 माइनस अल्फा, ये रेडियस आप r मान लीजिए एक बार के, ठीक है। और ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा है, तो ये वापस कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा वापस से अल्फा, ठीक है। मैं सारे अब डायमेंशंस यहां से लिखना चालू करता हूं। यहां का प्रेशर जो है, यहाँ का प्रेशर मैं P नॉट मान ले रहा हूँ। P नॉट जरूरी नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस P नॉट है, कोई भी प्रेशर हो सकता है यहाँ पर P नॉट। अब मैं क्या करूंगा, H डेप्थ अंदर चला जाऊंगा, ये डेप्थ अंदर जा रहा हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कितनी डेप्थ अंदर गया, ये R है, तो ये कितना होगा R cos 90 माइनस अल्फा, कितना होता है R sin अल्फा होता है, ये है R cos 90 माइनस अल्फा, ये हो गया R sin अल्फा। तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो गया R1 माइनस साइन अल्फा के बराबर। तो आप कितना अंदर डेप्थ में गए हैं, R1 माइनस साइन अल्फा, इतना डेप्थ अंदर में गए, तो प्रेशर बढ़ेगा कितने से, रो जी R1 माइनस साइन अल्फा से, ठीक है। आप पहुंच गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस पॉइंट तक जा रहे हैं। अब ये दूरी कितनी है, ये समझने की बात है, ध्यान से समझना। ये वाली दूरी जो है ये r है, तो यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं सपोज, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताएं, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, दिस इज हाउ मच इज दिस, ये वाली दूरी कितनी है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं एक्चुअली, ये ब्लू वाली नीचे है और ये सपोज ये ब्लैक वाली ऊपर है। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, r cos अल्फा, ये समझ आ रहा है बात। ये डिस्टेंस कितनी है, r cos अल्फा, तो ये दूरी जो है ये r cos अल्फा है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, r1 माइनस cos अल्फा के बराबर। तो अब आप ऊपर जा रहे हैं, यहां से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, कितने से, माइनस का, अच्छा यहाँ ρ1 था ना, ये ρ1 है, ये भी ρ1 है, माइनस ρ1 g r1 माइनस cos अल्फा। अभी आप पहुंचे इस पॉइंट पे,
अब आप और ऊपर जाएंगे कितने वर्टिकल से, देखो ये वाली दूरी कितनी है, जल्दी बोलो, ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी है r sin 90 minus alpha is equals to what, r cos alpha, r cos alpha ऊपर चले गए तो क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस का रो टू r cos alpha, प्लीज डोंट स्पीक, r cos, यहां पर आ गए, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर तुमने लिख लिया है, अब इससे और ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब यहां तक, तो ये वाली दूरी कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये r है, तो ये दूरी कितनी हो गई, r sin अल्फा, और ऊपर जाएंगे तो माइनस का रो टू r sin अल्फा, और कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री संभल के यूज करनी थी, देखो P0 से P0 तो कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पर G भी आने चाहिए, और G और R भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, GR और GR ये सब कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचेगा ρ1 माइनस ρ1 sin अल्फा माइनस का ρ1 प्लस का ρ1 cos अल्फा माइनस का ρ2, कितना हो गया ये, ρ2 cos अल्फा माइनस का ρ2 sin अल्फा इक्वल्स टू 0, ρ1 से ρ1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ρ1 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ρ2 वाले उधर टर्म्स भेज दीजिए, यहाँ आ जाएगा sin अल्फा प्लस cos अल्फा, तो ρ1 अपॉन ρ2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस sin अल्फा, दिस इज द रेशियो, और सिंपलीफाई करें तो cos अल्फा से डिवाइड कर दें, 1 plus tan alpha upon 1 minus tan alpha is the answer, ये आंसर था। कभी कभी वो कह देते हैं ये अल्फा है तो ρ1 ρ2 का रेशियो निकालें, मतलब अल्फा की वैल्यू निकाल लें, ऐसा भी कह सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ ρ1 एंड ρ2, ये भी आना चाहिए, मतलब बस रीअरेंज करके और क्या करना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट